हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कुल 34 प्रश्नों का एक सेट होगा, जिसमें इसका जो सीरियल है वो 64 से होगा, जिसके पहले 1 से 63 तक के प्रश्न को हम लोग इसके पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर सभी कवक और जीवाणु न रहें तो क्या होगा? सभी जंतु मर जाएंगे, मृत विघटनीय पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इसमें जो सही जवाब है वो, अगर पृथ्वी पर सभी कवक और जीवाणु न रहें तो इसमें जो विघटनीय पदार्थ हैं उनकी मात्रा बढ़ेगी, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। हम जानते हैं कि कवक और जीवाणु जो है कि वो जितने जो मृत पदार्थ होते हैं उसका विघटन करते हैं और उसको सड़ा गला के ख़त्म करते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, वैक्समान, अलेक्जेंडर, एल्बर्ट सेबिन। तो इसमें सही जवाब है, पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाने से डबल रोटी रंध्री तथा कोमल हो जाती है, क्योंकि क्या कारण है कि जब गेहूं के आटे में ईस्ट को मिलाया जाता है तो उससे जो डबल रोटी बनती है वो रंध्री हो जाती है, यानी कि उसमें रंध्र हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुलायम हो जाती है। इसका वजह है कि ईस्ट कोमल है, जो आटे को कोमल बनाती है। उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। ईस्ट प्रोटीन का क्षय कर देती है। या अगला ऑप्शन है, ईस्ट एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। तो इसका जो सही जवाब है कि उसमें जब आटे में जब ईस्ट मिलाया जाता है तो उसमें उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो रोटी को स्पंजी बना देता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी मुलायम हो जाती है। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, खाने योग्य कवक है? ऑप्शन देख लीजिए, एगेरिकस, म्यूकर, पेनिसिलियम, या फिर राइजोपस। तो खाने योग्य कवक जो है उसका नाम है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, यानी कि एगेरिकस इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वान लीवेनहक ने, या फिर रॉबर्ट कोच ने, मेयर ने, या फिर पास्चर ने। तो जीवाणु की खोज हम सब जानते हैं कि लीवेनहक ने किया था, यानी कि उनका पूरा नाम है एंटोनी वान लीवेनहक ने। अगला प्रश्न है, जीवाणु पादप माने जाते हैं क्योंकि वे गति नहीं करते हैं, उनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, उनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जीवाणु पादप माने जाते हैं, इसका वजह है कि उसमें कोशिका भित्ति होती है। इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है कि उनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। इस तरीके से जीवाणु को पादप माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन है? इन्फ्लुएंजा, ट्रैकोमा, या उसके बाद से जो है कि क्षय रोग, या फिर चेचक। तो इसका सही जवाब है कि जीवाणु जनित रोग जो है वो क्षय रोग है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। इसे ट्यूबरक्लोसिस काक रोग भी इसे कहा जाता है, और इस तरीके से इसका ऑप्शन है सी। इसको जीवाणु जनित रोग कहा जाता है, इसमें क्षय रोग है। इसको टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि चरने वाले पशुओं के चारे में सेलुलोज होता है, तो आखिर उसमें बताना है कि चरने वाले पशुओं के चारे में सेलुलोज, ऑप्शन है कि नहीं पच पाता है, थोड़ी मात्रा में पचता है, पशुओं द्वारा पचते हैं, या फिर आंत्र के जीवाणु द्वारा पचते हैं। तो चरने वाले जो पशु होते हैं, तो क्योंकि उनमें सेलुलोज की जो मात्रा है वो आंत्र में जीवाणु होते हैं और उसके द्वारा पचाया जाता है। तो चूँकि हम जानते हैं कि जो घास होती हैं, पशुओं का जो चारा होता है उसमें सेलुलोज होता है, और उसका पाचन मवेशियों के जो आंत्र में जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा उसका पाचन होता है। अगला प्रश्न है, वह गैस जो वायुमंडलीय प्रदूषक मानी जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, या फिर नाइट्रोजन। तो उसका सही जवाब है कि वह गैस जो वायुमंडलीय
प्रदूषक के रूप में मानी जाती है वो है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज बताना है कि किसने की थी। लाइनक ने, वेंटिंग एंड वेस्ट ने, जेनर ने या फिर वैक्समैन ने। इंसुलिन की खोज जो किया था वो वेंटिंग एंड वेस्ट ने किया था, यानी इस तरीके से ऑप्शन इसका बी सही है कि वेंटिंग एंड वेस्ट ने इंसुलिन की खोज किया था। और हम जानते हैं कि इंसुलिन जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, मधुमेह के रोगी, उसके इलाज के लिए है। भारत में विषैले सांपों की कुल प्रतिशत संख्या है। ऑप्शन है 35%, 60%, 75% या फिर 80%। तो भारत में विषैले सांपों की कुल प्रतिशत संख्या जो है वो 35% मानी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अफ्लाटॉक्सिन क्या है? कवक द्वारा उत्पन्न विष है, एंटीबायोटिक है, सांप का विष है या फिर जीवाणु द्वारा उत्पन्न विष है? तो ये बताना है। अफ्लाटॉक्सिन जो है वो कवक द्वारा उत्पन्न किया हुआ एक विष है जिसको अफ्लाटॉक्सिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? बिना पानी की खेती से, बिना खाद की खेती से, बिना मिट्टी की खेती या फिर बिना बीज की खेती से? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है वो संबंधित है बिना मिट्टी की खेती से, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। बिना मिट्टी की खेती से संबंधित है, उसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है सामान्य पुरुष का रक्त दाब कितना होता है? यानी कि सामान्य पुरुष का जो ब्लड प्रेशर होता है, BP जिसको कहते हैं, वो कितना होता है ये बताना है। ऑप्शन है 120/80, 100/150, 80/120 या फिर 120/150। तो इसमें सामान्य जो पुरुष का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। इस तरह से ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सही युग्म, मतलब देखना है कि इसमें से सही युग्म कौन सा है। एक तरफ कुछ बीमारियों के नाम लिए गए हैं तो दूसरी तरफ उनके इलाज के लिए या फिर ये कहें कि उसमें उनके इलाज से संबंधित कुछ दवाओं के या कुछ मेडिसिन के नाम हैं। जैसे देखिए इसमें पहला है कि मलेरिया है, इसमें इसके सामने दिया एस्पिरिन, काला जर, क्लोरोमाइटिसिन है। एड्स के लिए एड्स AZT है और फाइलेरिया के लिए पेनिसिलिन है। तो इसका सही जो जवाब है, सही इसका सम्मिलित है वो एड्स है, यानी कि एड्स के लिए AZT करके एक मेडिसिन है जो इसके इलाज में या उसमें जो वायरस जो वृद्धि होती है उसको रोकने का काम करता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है केले में एक विशेष पुष्पक्रम होता है, उससे बताना है उसका क्या नाम है। एस्पेडिक्स, हाइपोथोडियम या फिर कोरिम्ब फेनिकिल। तो केले में एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है और जिसे एस्पेडिक्स कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही है। मॉर्निंग ग्लोरी किस पौधे का नाम है? चंदन, यूबोफॉर्बिया, ट्राइडेक्स या फिर इपोमिया परप्यूरिया। तो ये जो मॉर्निंग ग्लोरी जिसका नाम है एक पौधा है और वो इसका नाम है इपोमिया परपुरिया, ये इसका नाम है। इसे मॉर्निंग ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कवक अल्कोहल बनाने में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? मोर्चेला, म्यूकर, यीस्ट या फिर एस्परजिलस। तो इसमें सही जो जवाब है कि सबसे ज़्यादा अल्कोहल बनाने में कौन सा कवक सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो ये यीस्ट है, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है अल्कोहल बनाने में। इस तरह से ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न है शब्द एम्फीबिया का अर्थ क्या होता है? एम्फीबिया जो जीवों का वर्गीकरण हुआ उसमें एम्फीबिया वर्ग भी है। तो इसका से संबंधित ये प्रश्न है कि एम्फीबिया का क्या अर्थ होता है। वे जंतु जो पानी में रहते हैं, वे जंतु जो केवल ज़मीन पर रहते हैं या फिर जो पेड़ों पर रहते हैं या जो जल और थल दोनों में रहते हैं।
एम्फीबिया का अर्थ होता है कि वैसे प्राणी या वैसे जीव जो जल और थल दोनों पे रहते हैं, उसको एम्फीबिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। जैसे मेंढक जो हैं वो एम्फीबिया वर्ग में आते हैं, क्योंकि वो जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है। ये ऑप्शन है एक्स बायोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी, यूथेनिक्स या फिर यूरोलॉजी। तो निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का जो अध्ययन कहलाता है वो है, उसको क्रायोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि एनार्चोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पक्षियों का, मछलियों का, चमगादड़ों का या फिर स्तनधारियों का। तो ये एनार्चोलॉजी जो है वो पक्षियों का अध्ययन है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डायबिटीज़ के रोगी के शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? हृदय, मस्तिष्क, अग्नाशय या फिर यकृत। डायबिटीज़ यानी कि जो मधुमेह रोग के जो रोगी होते हैं, जिनको शुगर या डायबिटीज़, जिसको मधुमेह हो जाता है, तो उसके शरीर का कौन सा अंग ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है? तो उसमें जो उनका अग्नाशय होता है, पेनक्रियाज, वो सही ढंग से काम नहीं करता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है मानव जाति का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन दूसरा है प्राइमेटोलॉजी या बायोलॉजी, एंथोलॉजी। तो इसका सही जवाब है एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। मानव जाति का जो अध्ययन कहलाता है वो एंथ्रोपोलॉजी है। अगला प्रश्न है, हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, यानी कि जीभ का कौन सा भाग है जो मीठा स्वाद को बताता है? तो ये मीठा भाग जो है कि अग्र भाग, जीभ का जो अगला भाग होता है, अगला हिस्सा होता है, वो हमें मीठे स्वाद का अनुभव कराता है। अगला है, सर्प किस वर्ग से संबंधित है? जो सांप होते हैं वो किस वर्ग से संबंधित है? मैमेलिया है। दूसरा ऑप्शन है कि काइनोडमेंटा है, रेप्टिलिया है या एनेलिडा है। तो सर्प जो है वो रेप्टिलिया वर्ग से संबंधित है। रेप्टिलिया यानी कि जो रेंग कर चलने वाले होते हैं उसको रेप्टिलिया में रखा जाता है, रेप्टिलिया वर्ग में। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है, राना ट्रिग्रिना है, प्लेबोक्रिस्टेसस है या फिर होमो सेपियंस है। तो ये जानते हैं कि ये मेढक का नाम है राना ट्रिग्रिना, ये पैंथेरा टाइग्रिस ये पैंथर यानी चीता से संबंधित है, ये होमो सेपियंस मनुष्य का नाम होता है, और ये इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका जो भारतीय मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्लेबोक्रिस्टेसस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी का बीजाणु जनन होता है मच्छर की आमाशय भित्ति में, मच्छर की लार ग्रंथियों में या फिर मनुष्य के पेट में, मनुष्य के लार में। तो ये मलेरिया परजीवी का जो बीजाणु जनन होता है वो होता है मच्छर की जो आमाशय भित्ति होती हैं वहाँ उसका बीजाणु जनन होता है, यानी कि उनका संख्या वृद्धि होती है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया था कि जीव द्रव्य जो है वो जीवन का भौतिक आधार है? हक्सले ने या मैलफीडी ने या फिर रॉबर्ट हुक ने या फिर लुईस पास्चर ने दिया था? तो इसमें जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, इस कथन को दिया था हक्सले ने। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा होता है? जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी कि इकोसिस्टम है, इसमें ऊर्जा का अंतिम स्रोत किसे माना जाता है? सूर्य का प्रकाश, एटीपी, ग्लूकोज या फिर एडीपी। तो इसमें सूर्य का प्रकाश जो होता है वो इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो सबसे अंतिम स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं होते हैं? बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ या फिर स्तनधारियों में, शैवाल में। तो इसका सही जवाब है बैक्टीरिया। इसका सही जवाब है कि बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इसके ऑप्शन ये इसका सही जवाब है बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? मीसोजोइक, डिवोनियन, सीनोजोइक या फिर प्री कैम्ब्रियन युग में। तो चूँकि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में जब जीवों की उत्पत्ति हुई या उसमें विभिन्न जो पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ तो उसमें उसके अध्ययन को कई कालों में बांटा गया है, जिसमें मीसोजोइक है,
प्री कैम्ब्रियन है, सीनोजोइक है, इस तरह से और भी बहुत सारे काल में उसको बांटा गया है। तो इसमें जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जो काल हैं उसको प्री कैम्ब्रियन काल कहा जाता है। इस काल में जीवों की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन डी सही है। एंजाइम किस में नहीं बनते हैं, किस में नहीं होते हैं? शैवाल में, वायरस में, लाइकेन या फिर बैक्टीरिया में। तो एंजाइम जो है वो वायरस में नहीं होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है, वायरस। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयनवाद का जो सिद्धांत किसने दिया था, मत किसने प्रस्तुत किया था? प्राकृतिक चयनवाद यानी कि प्राकृतिक कुछ चीज़ों को अपने अनुकूल चयन करती हैं। जिस तरह से प्राकृतिक के जो वातावरण में बदलाव होता है तो उसमें नेचुरल सिलेक्शन होता है और उसमें जो जीव अपने को अनुकूलित कर लेता है वो रह जाता है, अन्यथा उसकी प्रजाति विलुप्त हो जाती है। तो प्राकृतिक चयनवाद का मत प्रस्तुत किया था चार्ल्स डार्विन ने। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है अस्थियों की रचना से, अन्य स्तनधारियों के संग से, या फिर रेडियोधर्मी कार्बन यौगिक मात्रा से, या फिर कैल्शियम के अवशेष की मात्रा से। तो जीवाश्मों की जो आयु का पता लगाया जाता है उसको रेडियोधर्मी कार्बन यौगिकों की मात्रा से, यानी कि इसको C14 पद्धति कहा जाता है। कार्बन 14 पद्धति से उसमें जीवों की या जीवाश्मों की उम्र का पता लगाया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न होगा, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो हैबिलस, होमो सेपियंस, कोनिस फैमिलियरिस और होमो इरेक्टस। तो ये सब लोग जानते हैं कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है। ऑप्शन इसका बी सही है। तो इस तरीके से ये 34 प्रश्न थे बायोलॉजी के, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, संभावित हैं।